हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। आज हम लोग एनसीईआरटी ईवीएस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हमारा रहेगा सजीव लिविंग। सजीव पर आधारित जितने भी प्रश्न हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स आज हमारी इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और जो सजीवों को 5 जगतों में बांटा गया है, जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसे कहते हैं, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया एंड प्लांटिया। प्लांटिया को हम लोग फ्लोरा के नाम से भी जानते हैं ईवीएस के अंदर, और एनिमेलिया को हम लोग फोना के नाम से भी जानते हैं। तो जो विशेष प्रकार के हमारे पौधे होते हैं और पौधों के जो प्रकार होते हैं, जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल इत्यादि, इसके अलावा विशेष प्रकार के जानवर होते हैं, उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे के सारे आज की इस वीडियो के अंदर वो सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें अपने सजीव के एक सजीवों पर आधारित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। चींटियां अपने समूह की चींटियों को उनके द्वारा छोड़ी गई गंध से पहचान लेते हैं। भाई अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई बहुत सारा समूह दिखाई दे रहा है, हमें तो चींटी यहाँ भी दिखाई दे रही है, उधर भी दिखाई दे रही है, इधर भी दिखाई दे रही है, लेकिन एक चींटी अपने परिवार के सदस्य को कैसे पहचान लेगी? तो वो उसके द्वारा छोड़ी गई गंध से पहचान लेती है। तो ये प्रकृति ने सबको जीवन जो चल रहा है उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ खास बातें उनके अंदर दी गई है। नंबर सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे, कुछ कीड़े मकोड़े अपनी मादा को उनकी गंध से पहचान लेते हैं, जैसे रेशम का कीड़ा होता है। रेशम का कीड़ा जो होता है वो लगभग 1.5 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी से मतलब अपनी मादा को पहचान लेता है। अब उसकी जो मादा गंध छोड़ती है कुछ, उसके द्वारा पहचान ले। नंबर थर्ड पॉइंट है हमारा, कुछ पक्षी जैसे बाज हो गया, गिद्ध हो गया, चील हो गया, जिनकी दृष्टि, जिनकी जो एक आई पावर होती है वो 4 गुना ज़्यादा होती है मनुष्य से, और वो अपने शिकार को दूर से ढूंढ लेते हैं। नंबर नेक्स्ट है कि चीते की जो देखने की और सुनने की शक्ति होती है ना, वो मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन अलग आता है एग्जाम में कि इनमें से कौन से जीव की सुनने की और देखने की शक्ति मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है ना? तो वो होती है चीते की। नंबर नेक्स्ट है हमारा कि पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना भी होगा कि एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि पक्षी 2 अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती है, परंतु उनकी आंखें की पुतली घूम नहीं सकती है, इसीलिए वह अपनी गर्दन को बार बार, इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी गर्दन को बार बार हिलाते हैं। आपने देखा भी होगा, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पक्षी अपनी गर्दन को बार बार क्यों हिलाते हैं? तो ऐसा क्यों पूछा जाता है? क्योंकि वो अपनी पुतली को घुमा नहीं सकते। पक्षियों के सिर के दोनों ओर आंखें होती है, इसीलिए वे 2 अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं। एक साथ, भाई ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि पक्षी 2 वस्तुओं को एक साथ देख लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती है, उनकी पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वो अपनी गर्दन को हिलाते हैं। ऐसे कर क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखिए कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं परंतु कुछ के नहीं होते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि भाई कुछ के तो कान दिखाई नहीं दे रहे, कुछ के कान दिखाई देते हैं, लेकिन हाथी अपने कान से ना सुनने के अलावा हवा भी कर सकता है। ये करके क्वेश्चन पूछा है ना। सांप सुन नहीं सकता परंतु जमीन पर हुए कंपन को महसूस करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांप अपने शिकार को कैसे पहचानता है? तो वो जमीन पर हुए कंपनों के द्वारा पहचानता है। मच्छर किसी भी एक व्यक्ति को कैसे पहचानता है? तो मच्छर हमारे शरीर की गंध और तलवे की गर्मी से हमें अंधेरे में भी ढूंढ लेता है। हम लोग कहते हैं कि यार हमने तो मच्छर को भगाया यहाँ से, फिर उसके बाद हमारी ओर आकर्षित हो रहा मच्छर। ऐसा क्यों आकर्षित हो रहा है? क्योंकि मच्छर जो होता है वो हमारे शरीर की गंध और तलवे की गर्मी से हमें अंधेरे में भी पहचान लेता है। नंबर नेक्स्ट है हमारा, ये शुद्ध है यहाँ पर, है ना, ये हमारे क्या है कि कुछ जानवर जो हैं अपने मल मूत्र के गंध के द्वारा अपने क्षेत्र की पहचान कर लेते हैं। भाई हमने कहा कि यार हम तो किसी कुत्ते को बहुत ज़्यादा दूर छोड़ के आ गए थे, लेकिन उसके बाद कुत्ता फिर अपने घर आ गया या फिर यहाँ पर आ गया हमारी गली में। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर उस कुत्ते ने कहीं पर मूत्र किया होगा या फिर उसने कहीं मल त्यागा होगा तो वो मल मूत्र के द्वारा अपने क्षेत्र की पहचान कर लेते और वापस उसी क्षेत्र में आ जाते हैं। जैसे कुत्ता, बाघ, शेर इत्यादि, इनके अंदर ये क्वालिटी होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें आपसे कि मेंढक जो है, छिपकली आदि जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए जीभ का प्रयोग करती है ना। ये जीभ का प्रयोग करती है सिर्फ, ना तो दांत का प्रयोग करेंगे ना किसी और का, है ना।
उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार हमारे सीटेट 2019 के पेपर में भी आया था कि रात्रिचर जो जीव होते हैं हमारे, जानवर हो या चाहे वो पक्षी हो, वो जब भी किसी वस्तु को देखते हैं तो वो किस रंग में देख पाते हैं उस वस्तु को, वो तो सफ़ेद में या फिर काले रंग में देख पाते हैं। और जो उल्लू और रेकून होता है, ये तो वो बिल्कुल खास ऐसे जीव हैं जो रात को जब ये देखते हैं किसी वस्तु को तो इनको सिर्फ काले में या फिर सफ़ेद में ही वो वस्तु दिखाई देती है। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, उल्लू काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमाता है। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि उल्लू ऐसा कौन सा जीव होता है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री चारों तरफ घुमा सकता है या फिर अपनी गर्दन को बहुत पीछे तक घुमा सकता है, तो वो उल्लू है। कुछ जंतु रेंगते हैं जैसे केंचुआ और सांप। केंचुआ पेशिया और सुक की मदद से रेंगता है और सांप पेशिया और वलय छल्लों की मदद से रेंगता है। देखो दोनों में पेशिया तो हैं, पेशी का मतलब है कि देखो हमारा जो मसल्स होती है हमारी, सांप के अंदर भी केंचुए के अंदर भी, लेकिन दोनों के अंदर अंतर यह है कि जो केंचुआ होता है ना, उसके आगे के जो माउथ होता है, माउथ के पास में जो शुक होती है, पेशिया और सुक की मदद से रेंगता है। और सांप जो होता है, पेशी जो मसल्स होती है और वलय जो उसके ऊपर रिंग्स पाई जाती हैं जो हमें कांजली के ऊपर दिखाई देती है, जैसे जैसे छल्ले, तो उन छल्लों की मदद से रेंगता है। नंबर नेक्स्ट है कि कुछ जंतु जो है वो उड़ते हैं जैसे पक्षी, है ना, अपने पंखों की मदद से उड़ते हैं। परंतु शुतुरमुर्ग जो होता है और एमू जो होता है, एक छोटा सा पक्षी है ना, वो उड़ते नहीं है, लेकिन वे काफ़ी तेज़ी से गति से भागते हैं, दौड़ते हैं, वो बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं। हम लोग कहते हैं कि सबसे तेज़ दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है, तो आपका आंसर लगेगा शुतुरमुर्ग है। और सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है, तो वो भी शुतुरमुर्ग का होता है। आपने कभी सुना होगा इस तरीके से, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है कि कुछ जंतु जो हैं वो तैरते हैं जैसे मछली होगी, बत्तख होगी। मछली अपनी धारा रेखी शारीरिक आकृति के कारण तैरती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि धारा रेखी हमारा जो एक आकृति होती है उनकी, जो उनके ऊपर लाइंस होती हैं, है ना, तो उनकी मदद से, उनके वजह से वो तैर पाती है सही ढंग से। ओके, बत्तख अपने जलायुक्त पादा उंगलियों, मतलब जो बत्तख होती है, बत्तख के जो पैर होते हैं वो जाल मतलब जालयुक्त होते हैं ऐसे, है ना, तो जालयुक्त पाद उंगलियों के कारण तैरती है। और मेंढक जो होता है वो पाद उंगलियों के कारण तैरता है, मतलब उसकी उंगलियों की आकृति इस प्रकार से दी गई है पैर के कि वो तैर सके और फुदक भी सके उसके बाद, ठीक है। तो कुछ जंतु फुदकते भी हैं जैसे मेंढक होता है, वो भी उनकी पैरों की उंगलियों के अंदर ही क्वालिटीज होती है जिसकी वजह से वो नीचे पुश करते हैं, एकदम से ऊपर की ओर उड़ जाते हैं, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है हमारा कि कुछ जंतु चलते भी हैं और चढ़ते भी हैं और उड़ते भी हैं, जैसे कॉकरोच है, दीवार पे भी चढ़ रहा है, उड़ भी रहा है और चल भी रहा है ना। पॉइंट देखेंगे जरा, तो ये है हमारे कि वे जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं, जिनके कान दिखाई देते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन जंतुओं को जरायुज कहते हैं। और जरायुज को इंग्लिश में कहा जाता है विविपैरस। विविपैरस मतलब ऐसे जीव जिनके शरीर पर बाल होते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं, है ना, और जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, वो विविपैरस होते हैं। जैसे मनुष्य भी है इनमें, कुत्ता भी इसमें आ जाएगा, गाय भी इसमें आ जाएंगी, शेर भी इसमें आएगा, हाथी भी इसमें आएगा। लेकिन वे जंतु जिनके कान जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, जिनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं और जो अंडे देते हैं, बच्चों को सीधे बच्चे को जन्म नहीं देते, वो अंडे देते हैं और उस अंडे में से चूजा या बच्चा निकलता है, ठीक है। तो इन जंतुओं को अंडप्रजक कहा जाता है, जिसे ओविपैरस कहते हैं। देखो ऊपर वाला विविपैरस है और नीचे वाला जो है वो जो ओविपैरस है, अंडप्रजक है, जो अंडे देता है। जैसे पक्षी भी अंडे देता है, मेंढक भी अंडे देता है, बत्तख भी, और मछली भी हमारी क्या करती है, अंडे देती है। तो ये करके क्वेश्चन आ जाता है। अभी पेपर में बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, बच्चों को लेकर, उनके जो बच्चों के नाम है ना, जीवों के, उनके नाम को लेकर है। हम तो कह देते हैं कि भाई ठीक है, ये तो पक्षी का बच्चा है तो चूजा कहला रहा है, या हमने कहा कि कुत्ते का बच्चा है तो कुत्ता, छोटा सा पिल्ला कहला रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके अन्य जीवों के बच्चों के नाम होते हैं। जैसे कि चमगादड़ है, चमगादड़ के बच्चे का नाम क्या है, पिल्ला पिल्ली। तो ध्यान रखेंगे, चमगादड़ का जो बच्चा है इसे पिल्ला या पिल्ली के नाम से जाना जाता है। देखो आप लोग आश्चर्यचकित हो जाओगे, यार ये पिल्ला पिल्ली तो कुत्ते के बच्चे को कहा जाता है, लेकिन ऐसे ऑप्शन में आ जाता है कि इनमें से किसके बच्चे को पिल्ला या पिल्ली के नाम से जाना जाता है, तो वहां पर कुत्ता ऑप्शन में ही नहीं है, तो वहां तो चमगादड़ लगाओगे ना आप आंसर में। नंबर नेक्स्ट है, बंदर के बच्चे को क्या कहा जाता है, शिशु कहा जाता है।
कपी के बच्चे को बच्चा ही कहा जाता है, तितली के बच्चे को क्या कहा जाता है, कैटरपिलर कहा जाता है, कंगारू के बच्चे को जोई कहा जाता है ना। देखो जो कंगारू होते हैं ना, कंगारू जिस थैली में बच्चे को रखते हैं, और कंगारू मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ठीक है, तो कंगारू जिस थैली में बच्चे को रखते हैं उसे मार्सुपियस कहा जाता है। ऐसे करके भी कभी क्वेश्चन आ जाए तो लिखते रहना, नोट कर लो उसको। भेड़ बकरी के बच्चे को मेमना कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में, कई बार आया हुआ है। शेर और भालू के बच्चे को शावक कहा जाता है, खरगोश के बच्चे को बन्नी कहा जाता है, हाथी, याक और ऊंट के बच्चे को बछिया या जिराफ के बच्चे को भी क्या कहा जाता है, बछिया बछड़ा कहा जाता है। अब आप कहोगे जी तो गाय भैंस के बच्चों को हमने सुना, बछिया बछड़ा तो है ना, लेकिन गाय भैंस, हाथी, याक, ऊंट, जिराफ, इन सब के बच्चे को बछिया या बछड़ा कहा जाता है। पेंगुइन के बच्चे को चूजा कहा जाता है, बाज के बच्चे को इयास कहा जाता है, इयास। ध्यान रखेंगे, ये सारे पॉइंट्स हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखिए हम लोग क्या लिखा हुआ है हमने, कि वो है 5 जगतों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो 5 जगतों का वर्गीकरण किसने दिया था, पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है ना। तो 5 जगतों का वर्गीकरण आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था। आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। देखो इन्होंने अंतिम रूप दिया था इसको। इससे पहले कई ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने जीवों को उनकी क्वालिटी के आधार पर, उनकी समानता के आधार पर उनको अलग अलग वर्गों में बांटा था, लेकिन जो अंतिम जो उन्हें चरण दिया या अंतिम चरण में इसको रखा था वो था आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा, ठीक है। तो 5 किंगडम कौन से हैं हमारे इस जगत, इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी सजीव हैं उन सारे के सारे सजीवों को 5 जगतों में डिवाइड किया गया उनकी समानता के आधार पर, जैसे मोनेरा, जैसे प्रोटिस्टा, जैसे फंगई, जैसे एनिमेलिया, जैसे प्लांट, ठीक है। तो ये 5 जगत जो है ना, इनके अंदर आता क्या है और उनके अंदर के जो सीटेट में आने वाले प्रश्न हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, आगे स्लाइड में हम लोग उसी को जानेंगे। जैसे कि मोनेरा जगत है, इसमें जीवाणु, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आती है। देखो ब्लू ग्रीन एल्गी कोई एल्गी नहीं है, कोई शैवाल नहीं है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। ऐसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया नहीं है या है, तो आपको ऑप्शन में इस तरीके से दे दिया जाएगा। तो मोनेरा जगत के अंदर इसमें जीवाणु भी आते हैं और बैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी भी आती है। प्रोटिस्टा जगत के अंदर क्या आता है, इसमें अमीबा आता है, इसमें पैरामीशियम आता है, जिसमें युग्लिना आता है, जिसमें प्रोटोजोआ आता है। तो प्रोटिस्टा जगत वो होता है। देखो दोनों होते हैं एक कोशिकीय, मतलब यूनिसेलुलर। मोनेरा जगत के अंदर भी आने वाले और प्रोटिस्टा जगत के अंदर आने वाले भी यूनिसेलुलर ही होते हैं, मतलब एक कोशिका के होते हैं। लेकिन ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये एक कोशिकीय अविकसित होते हैं, और जो अमीबा होते हैं वो एक कोशिकीय जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। इनको हम लोग अपनी वीडियो में भी समझाएंगे, जो हमारी कोशिका वाले चैप्टर पढ़ाएंगे तब उसके अंदर। जो हमारा कवक है, कवक जगत जो है, इसके अंदर खमीर आ गया, यीस्ट जिसे कहते हैं, मशरूम आ गया, पेनिसिलिन आ गया, फफूंद आ गया है, फफूंद। तो और जंतु जगत में इसमें सभी प्रकार के जंतु आ जाएंगे, है ना। और वनस्पति जगत के अंदर हमारे सभी प्रकार के पेड़ पौधे और उनकी क्वालिटी आएगी, ठीक है। तो पहले तो हम लोग मोनेरा को जान लेते हैं थोड़ा सा, और ये बैक्टीरिया के जो गुण हैं, इनसे होने वाली बीमारियां हैं, इनके बारे में प्रश्न आते हैं। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, तो जीवाणु, बैक्टीरिया, ठीक है जी। तो बैक्टीरिया जो है हमारा, बैक्टीरियोलॉजी इसके अध्ययन को कहा जाता है, अगर कभी इसकी स्टडी पूछी जाए। और जीवाणु की जो खोज की थी ना, वो किसने की थी, ल्यूवेनहोक ने की थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक इनका नाम है, और इन्हें जीवाणु विज्ञान के जनक भी कहा जाता है, कभी सीटेट में प्रश्न पूछा गया हुआ है, ठीक है। तो ल्यूवेनहोक को ही फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। जीवाणु जो होता है हमारा एक कोशिकीय यूनिसेलुलर एक जीव होता है, छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है हमारा, ठीक है। जीवाणुओं के लाभ देखें तो प्रतिजैविक दवाइयाँ, औषधियाँ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। हमने देखा है कि कुछ बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाने में। नंबर 2 है कि जीवाणुओं के कारण ही दही, सिरका और पनीर बनता है, क्योंकि हम लोग ये कहते हैं कि दही बन रही है, सिरका बन रहा है, पनीर बन रहा है, तो उनके अंदर बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है, जीवाणु उत्पन्न हो जाता है, तब जाकर वो इस प्रकार से अपना एक चेंज हो जाता है या परिवर्तित हो जाते हैं किसी दूसरे रूप में, ठीक है। तो जीवाणुओं से बचाव अगर हम लोग देखेंगे तो जीवाणुओं से बचने के लिए खाद्य वस्तु को अचार या मुरब्बे के रूप में हम लोग क्या करते हैं, अचार या मुरब्बे के रूप में इन्हें रख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई
हमारा कुछ चीज़ें ख़राब ना हो जाए, जैसे हमने कहा कि भाई हमारा गाजर ख़राब ना हो जाए, हमारी मूली ख़राब ना हो जाए, हमारा आम ख़राब ना हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, आम का अचार, मुरब्बे का अचार, एक मूली का अचार हमने डाल दिया, इस तरीके से हरी मिर्च का अचार डाल दिया, तो अचार डाला जा सकता है, या फिर उसे मुरब्बा बनाया जा सकता है, उसको उसके जैसे सेब हो गया या फल फ्रूट हो गए उनके मुरब्बे बनाए जा सकती है, जैम बनाई जा सकती है जीवाणुओं से बचने के लिए या उनमें नमक डालकर रखा जाता है, नमक डालकर भी रखा जाता है कुछ चीज़ों को जो जीवाणु से बचाया जा सके। अगर जीवाणुओं से बचना है चीज़ों से तो उन्हें गर्म करके रखा जा, जैसे दूध होता है, दूध को उबाल के रखा जाए, नहीं तो दूध खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा गर्मी के दिनों में, या फिर उन्हें फ्रिज के अंदर या किसी ठंडे स्थान पर रखा जाता है, तब जाकर वो सुरक्षित रह पाते हैं, नहीं तो बैक्टीरिया चीज़ों को खराब कर देती है। ठीक है, ओके, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जीवाणु से होने वाली कुछ बीमारियां हैं, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हैज़ा भी जीवाणु से होता है हमारा। ठीक है, हमारा जो मियादी बुखार है वो भी इससे होता है, निमोनिया भी जीवाणु से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ठीक है, इसके अलावा तपेदिक जो है, तपेदिक है, क्षय रोग है हमारा जो टीबी जिसे कहते हैं हम लोग, उसके बाद ये प्लेग हो गया, हमारा टिटनेस हो गया या कुष्ठ रोग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, इत्यादि इतने सारे रोग बैक्टीरिया से होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे भोजन पर आ जाते हैं, हमारे पानी में आ जाते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से जब हम लोग उनका प्रयोग करते हैं तो हमें इत्यादि बीमारी हो जाती है। तो आगे हम लोग जाने जरा कवक, फंगई के बारे में। तो ये जो फंगई है, कवक हमारा, तो इस जगत के जो जीव सभी स्थानों पे पाए जाते हैं। तो जितने भी हमारे कवक फंगाई वाले जीव होते हैं वो सारे स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे नमी में हो गया, सूखे स्थान पर हो गया। वैसे तो ये मुख्य रूप से नमी वाले स्थान पर है, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग सारे जगह पर ये पाए जा सकते हैं। ये बहुकोशिकीय होते हैं, है ना, ये मुख्य से गर्म और आर्द्र स्थानों पर पाए जाते हैं। कवक के जो लाभ हैं हम लोग देखेंगे, कवक से प्रतिजैविक औषधियाँ बनाई जाती है, एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है, जैसे पेनिसिलिन का टीका बनाया गया है ना। तो ऐसे बहुत सारी बीमारी होती है जिससे बचने के लिए कवक की मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ कवक भोजन के रूप में भी प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे मशरूम एक प्रकार का कवक फंगई होता है जिसे हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं। खमीर जो यीस्ट होता है एक कवक होता है जिसका प्रयोग बेकरी उद्योगों में किया जाता है, ब्रेड में, बंद में, केक में इत्यादि कई जगह पर उसका प्रयोग किया जाता है, जो खमीर यीस्ट होता है। कवक से होने वाली बीमारियां भी होती है, जैसे एस्परजिलस है, दाद है, खाज, खुजली, अस्थमा, एथलेटिक फुट और गंजापन। ये जो बीमारियां हैं ना, जैसे बालों का उड़ जाना, चक्रा पड़ जाना, अस्थमा, गले में बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई अस्थमा हो रहा है, सांस रुक रहा है, तो वो हो जाता है। दांत, काज, खुजली, एस्परजिलस हो जाता है, एथलेटिक फुट हो जाते हैं, पैरों की उंगलियां सूज जाती हैं, खारवे हो जाते हैं उसमें, तो ये इत्यादि रोग हो जाते हैं कवक से। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है जो सीटेट में आया हुआ है कई बार, जीवाणुओं एवं कवक को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है, डिटर्जेंट ऑफ अर्थ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मरे हुए जो जीव होते हैं हमारे, मरे हुए जीवों को या जंतुओं को खाकर उनमें उनको अपघटित कर देते हैं और पृथ्वी को साफ कर देते हैं। भाई अगर हमारे इस यहाँ पर जैसे हम लोग कह रहे हैं कि कुछ मृत जीव जंतु पड़े हैं ऐसे करके, है ना, तो मतलब पृथ्वी के ऊपर, तो ये क्या काम करेंगे, उनको छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बैक्टीरिया भी खाता है और कवक भी खाता है, तो जिससे हमारी पृथ्वी साफ हो जाती है। जो हमें नुकसान दे सकती थी वो चीज़ें वो साफ हो जाती है। इसीलिए इसे पृथ्वी का अपमार्जक, डिटर्जेंट या साबुन जैसे कहते हैं ना, साबुन साफ कर दिया, तो वो कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे ज़रा, तो ये है हमारा लाइकेन। लाइकेन के ऊपर भी कई एग्जाम में अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लाइकेन होता क्या है? लाइकेन एक सहजीवी है। सहजीवी मतलब सिम्बायोटिक, और सिम्बायोटिक क्या होता है इसी को समझेंगे। तो सहजीवी क्या है कि जब दो जीव जो होते हैं ना एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो वो हमारे सहजीवी कहलाते हैं। सहजीविता इनके तो अंदर पाई जाती है, जैसे बगुला और भैंस के अंदर भी सहजीविता पाई जाती है, क्योंकि बगुला भैंस के ऊपर बैठता है तो उसको उसकी चीचड़ को और उनके ऊपर जो भी चीज़ें होती हैं उसको साफ कर देता है, उसे खा लेता है ना, तो उससे भैंस को भी फायदा हो गया, बगुले को भी फायदा हो गया। तो जब एक जीव किसी दूसरे जीव को फायदा पहुंचाता है एक दूसरे के साथ रहकर, तो वो एक सहजीविता कहलाती है, सिम्बायोटिक्स कहलाती है। तो लाइकेन किन से मिलकर बना हुआ है? तो लाइकेन जो है वो दो जीवों से मिलकर बना हुआ है, एक तो शैवाल से, एक कवक से। तो कवक शैवाल को फायदा पहुंचाता है, शैवाल कवक को फायदा पहुंचाता है, इसीलिए इसे शैक भी कहा जाता है। शैक मतलब शैवाल प्लस कवक, ठीक है।
तो लाइकेन जो होता है वो वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक सूचक होता है। वैसे तो प्राकृतिक देखो कई सारे सूचक होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, उसको मापने के यंत्र होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन जिस समय किसी भी क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस टाइम पर क्या होता है, लाइकेन उस स्थान पर नहीं होता है जिस जगह पर ये वाली चीज़ें होती हैं। आगे हम लोग पॉइंट को देखेंगे जरा, पादप जगत, फ्लोरा जिसे कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इससे संबंधित बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पेपर में आते हैं। तो इस जगत में सारी वनस्पति पौधे के विषय में पढ़ा जाता है, जो भी हमारे फ्लोरा ये होते हैं। हमारे थियोफ्रेस्टस जो है ना, हमारे थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। तो ये नाम रखिए, नाम याद रखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। पौधे हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग होते हैं, क्योंकि पर्यावरण इनके बिना है ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग पर्यावरण चैप्टर जब पढ़ेंगे ईवीएस, तो उसमें बिना प्लांट के तो बात हो ही नहीं सकती, उनके भागों के बिना तो बात हो ही नहीं सकती है। तो हम लोग देखेंगे पौधों के 5 भाग होते हैं, जैसे कि जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होता है, फूल होता है, फ्रूट होता है या फल होता है। तो जड़, तना, पत्ती, फूल होते हैं। जड़ क्या होती है? जड़ 2 प्रकार की होती है भाई। देखो, जड़ हमारे एक तो मूसला जड़ होती है, जैसे कि मूसला जड़ जो होती है इसमें एक प्राइमरी रूट होती है, ये प्राइमरी रूट है। जैसे इस प्राइमरी रूट में से सेकेंडरी रूट निकलती है और सेकेंडरी रूट में से टर्शरी रूट निकलती है, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से जब भी कोई हमें जड़ मिलेंगी जो ज़्यादा गहराई में जाती हैं जड़ें, वो मूसला जड़ें होती हैं। और एक बड़े बड़े पेड़ से प्लांट्स के अंदर भी ये जड़ें होती हैं, जैसे सरसों का पौधा होता है उसके अंदर भी मूसला जड़ होती है, ठीक है। अपस्थानिक जड़ जिन्हें फाइबर्स रूट कहते हैं, तो ये प्रकार की जड़ें जो होती है वो इस प्रकार की होती है, जैसे इसमें आपको दिखाई दे रही है फोटो में। तो जैसे धान होते हैं, चावल, या जैसे गेहूँ होता है ठीक है, तो जैसे घास होता है हमारा, इन सब के अंदर पाई जाने वाली अपस्थानिक जड़ें होती हैं। और मूसला जड़ें जो होती हैं वो हमारी पाई जाती हैं जैसे बड़े प्लांट्स होंगे, मूली हो गया वगैरह इत्यादि। तो इनको बारे में देखें हम लोग आगे चल के। तो ये है हमारी मूसला जड़। तो मूसला जड़ है हमारी जो मटर में, चने में, सरसों में, तुलसी में, जामुन में, आम में आदि पौधों में पाई जाती है। ऐसी मूसला जड़ें जो होती हैं हम खाते हैं, जैसे मतलब ऐसी कौन सी मूसला जड़ें होती हैं जिनको हम लोग खाते हैं, जैसे मूली को भी हम लोग खाते हैं, क्योंकि मूली एक प्राइमरी रूट है और उसमें से छोटे छोटे द्वितीयक और तृतीयक जड़ें निकलती हैं, छोटी छोटी, है ना। ऐसे हम लोग गाजर को भी खाते हैं, शलजम को भी खाते हैं, शकरकंद को भी खाते हैं। तो शकरकंद, गाजर, मूली, शलजम इत्यादि ये सारी की सारी जड़ें तो होती हैं। और कौन सी जड़ें होती हैं? ये मूसला जड़ें, ये टैप रूट होती हैं, ठीक है। टैपियोका भी होती हैं, चुकंदर भी होती हैं, जो टैपियोका खाया जाता है ना, ये चुकंदर खाई जाती है, सारी एक प्रकार की जड़ें होती हैं। और अपस्थानिक जड़ें कौन सी होती हैं? अपस्थानिक जड़ें जैसे गेहूं के अंदर पाई जाती हैं, केले के अंदर पाई जाती है, मक्का के अंदर, गन्ने के अंदर इत्यादि, इन सब के अंदर पाई जाने वाली जो हमारी हैं वो क्या है कि अपस्थानिक जड़ें, जिन्हें फाइबर रूट्स कहते हैं। अपस्थानिक जड़ें निम्नलिखित प्रकार की होती है, जैसे रेशेदार जड़ें होती है ना। ये जड़ें जो होती हैं वो रेशे के रूप में होती है, जैसे उदाहरण प्याज और लहसुन। प्याज में और लहसुन के अंदर देखो हम लोग कहते हैं ना कि छोटी छोटी जड़ें निकल रही हैं उनकी बिल्कुल आधार से। उसके अलावा परजीवी जड़ें भी होती हैं, जैसे ये जड़ें दूसरे पौधों पर क्या करती हैं, निर्भर रहती है। जैसे अमरबेल है, अमरबेल जो होती है ना वो दूसरे पौधों पर चढ़ जाती है ऊपर और उससे भोजन ग्रहण करती रहती हैं। जैसे कुछ जीव भी परजीवी होते हैं, जैसे मक्खी होती हैं, जूं होती है हमारे, खटमल होते हैं, तो ये दूसरे जीवों पर बैठ जाते हैं और उनको खून चूसते रहते हैं। इसी प्रकार से परजीवी जड़ें भी होती है, पैरासाइट जो रूट होती है वो होती हैं जो दूसरे पौधों पर चढ़कर उनसे भोजन ग्रहण करती है। आगे हम लोग देखें अवस्तंभ जड़ें, ठीक है। तो अवस्तंभ जड़ें कैसी होती हैं भाई? हमारी स्टिल्ट रूट, ये जड़ें भूमि के ऊपर तने से निकलती हैं, जैसे बाजरा हो गया, मक्का हो गया, गन्ना हो गया। भाई मैंने कहा कि ये हमारा कोई गन्ना है, तो यहाँ से छोटी छोटी रूट निकलेगी इनके, इससे आधार से ऐसे छोटी छोटी रूट निकलेगी। मक्का से भी निकलती है। तो वो जो छोटी छोटी जड़ें होती हैं ना, जो किसी तने से निकल रही है, वही हमारी अवस्तंभ या स्टिल्ट रूट कहलाती है, जैसे बाजरा में, मक्का में, गन्ना के अंदर। और स्तंभ जड़ें जो होती है हमारी वो किस तरीके की होती है? कॉलम रूट। तो ये जड़ें जो होती है वो टहनियाँ या शाखाओं से निकलती हैं, जैसे खंभों की तरह होती है ना, जैसे बरगद की होती है, जैसे भाई तने से निकल रही है इत्यादि। तो ये क्या काम करती हैं कि जो हमारी ऊपर जो छतरी होती है ना, जो छत्र होता है पूरे पेड़ का, है ना, जो शाखा होती है, उन शाखाओं को ये सहारा पहुंचाती है, ये सहारा देती है, जो वाली जड़ें निकलती रहती है तने में से, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे जरा तने के बारे में। तना जो स्टेम होता है, ठीक है। तो जड़ें तो 2 प्रकार की थी हमारी, एक तो थी मूसला जड़ और एक अपस्थानिक जड़। अब हम लोग देखेंगे तना।
तना जो होता है, तना पौधे का वह भाग होता है जो जड़ द्वारा अवशोषित जल या खनिज पदार्थों को पत्ती या अन्य भागों तक पहुंचाता है। भाई हमने कहा कि जड़ ने तो भूमि से पानी ले लिया और जड़ से सीधा पानी कहाँ जाएगा, तने में जाएगा। अब ये तना जो होता है, तना ही पानी कहाँ पर पहुंचाएगा, आगे वो पहुंचा रहा है पत्तियों के अंदर या पौधों के अन्य भागों के अंदर, ऐसे तो पहुंचाता है। तो हमारे कुछ ऐसे एक जाइलम उत्तक होता है, एक हमारा फ्लोएम होता है। तो ये जाइलम उत्तक होता है तो नीचे से जो खनिज पदार्थ होते हैं, जो पानी होता है, इसको तो पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है ना। और जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम पत्ती के अंदर जो भोजन बनता है उसको वो पूरे पौधों तक पहुंचाता है। तो ये भी प्रश्न आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें इसमें कि कुछ पौधों के तने जो होते हैं जमीन के नीचे होते हैं, जिनको हम लोग खाते भी हैं, मतलब अंडरग्राउंड स्टैम जिन्हें कहते हैं हम लोग। तो तने जो होते हैं वो जमीन के अंदर होते हैं, जैसे आलू के, जैसे प्याज, अदरक, लहसुन, ऐसे। और ये हल्दी। जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि आलू क्या है, जड़ है या फिर तना है, तो ये तना है। अदरक क्या है, अदरक जड़ है या तना है, तो वो भी तना है। तो ये तने हैं एक प्रकार के, और ऐसे तने जो जमीन के अंदर रहते हैं और जिनको हम लोग खाते हैं। तो तने होते हैं ना, तनों के जब हम लोग पेड़ को काटते हैं तो हमें गोल गोल रिंग रिंग से दिखाई दे रही है, तो वो हमारे पौधे की आयु निर्धारित करती हैं। ऐसे भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जरा पत्ती के बारे में, लीफ के बारे में, क्या है पत्ती या किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट के अंदर। तो पत्तियों से ना वाष्प के रूप में जल निकलता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं हम लोग। तो ये जो पत्तियों के द्वारा जो एक्स्ट्रा पानी होता है, इसे हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, जो बाहर निकल जाता है। पत्तियों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना, गैसों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और जिन्हें रंध्र कहते हैं या स्टोमेटा कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पत्ती किनके माध्यम से सांस लेती है, तो स्टोमेटा के माध्यम से लेती है, रंध्रों के माध्यम से लेती है। पत्तियों में ना भोजन बनता है। पत्तियों में क्लोरोफिल नामक एक पिगमेंट या वर्णक पाया जाता है, ठीक है, जो सूरज की रोशनी या जल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से पत्तियों में भोजन का निर्माण करता है या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करता है। तो भोजन के द्वारा पौधों के द्वारा जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है ना, उसे ही प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, ठीक है, उसे ही फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखें तो वो है पुष्प। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। पुष्प के बारे में जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे पुष्प को देखने पर उसके कितने भाग दिखाई देते हैं, तो हमें 4 भाग दिखाई देते हैं। हम लोग सोचेंगे यार, बच्चे को भी कहा जाता है कि बच्चे आपने अपना फूल देखा कभी, तो कितने भाग दिखाई दे रहे हैं, तो वो तो कहेगा जी हमें तो फूल एक ही दिखाई दे रहा। तो ये 4 भाग होते हैं, जैसे कि बाह्य दल हो गया, पुंकेसर हो गया, जायांग होगा, गायनेशियम हो गया। जो बाह्य दल होता है ना, ये ग्रीन कलर की जो पत्तियां होती हैं वही तो बाह्य दल है, जो एक कली की रक्षा करता है चारों तरफ से, है ना। और धीरे धीरे जब कली खिलना शुरू कर देती है, तो वो जो बाहर रंगीन कलर की हमें पंखुड़ियाँ दिखाई दे रही है, जो रंगीन कलर के पत्ते दिखाई दे रहे हैं, जैसे अलग अलग फूल के अंदर अलग अलग कलर्स होते हैं, तो उसे हम लोग दल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पेटल्स कहते हैं। तो ये जो दल होते हैं वो तो हमारी पंखुड़ियाँ होती है, और यही दल जो होती हैं अपनी ओर आकर्षित करती है कीटों को या मधुमक्खी को, है ना। तो ये भाई मधुमक्खी जो कीट होती है वो उनके कलर्स को देखकर, उनके रंगों को देखकर, उनकी खुशबू को देखकर कहाँ जाएंगे? पौधे के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा कर्म होता है ना, जो पीले रंग का हमें जो इस फूल के अंदर दिखाई दे रहा है पीले रंग का, तो वो होता है पुंकेसर या स्टेमन्स, जिसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहा जाता है। फिर ये जो ग्रीन कलर का पार्ट हमें दिखाई दे रहा है ना इसके ऊपर, ये वाला, तो ये ग्रीन कलर का जायांग कहलाता है। इसके कई सारे भाग होते हैं, जैसे वर्तिका, अग्रवर्तिका, या फिर हमारा ओवरी जिसे कहते हैं, है ना। तो ये तीनों भाग होते हैं हमारे इसके, जो कैपल कहलाते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे जरा इसमें सबसे पहला पुंकेसर को। तो पुंकेसर पौधे का नर जननांग होता है, जिसमें पराग या परागकण पोलन ग्रेन भरे होते हैं, है ना। और यही पोलन ग्रेन किसके ऊपर जाकर गिरते हैं? इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के ऊपर गिरते हैं। तो स्त्री केसर या जायांग जो होता है, गायनेशियम जिसे कहते हैं, ये पौधे का मादा जननांग होता है, जिसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं, जिसमें अंडाशय या ओवरी या बीजांड जो हो जाता है हमारा पाए जाते हैं। जो पराग होते हैं ना हमारे, पोलिनेशन मतलब जो परागण होता है, परागण मतलब पोलिनेशन जिसे कहते हैं, मतलब वह प्रक्रिया जिसमें जो पौधे के जो छोटे छोटे पराग कण होते हैं वो किसी फीमेल
पार्ट्स पर जाकर गिर जाते हैं उसे परागण कहते हैं। तो परागण के पश्चात ही अंडाशय जो ओवरी होती है वो फल में बन जाती है, फल बनाती है, और बीजांड जो हो जाता है ना वो सीड्स बीज बनाता है। तो बीजांड जो हो जाता है वो सीड बनाता है, और जो हमारी अंडाशय होती है ना परिपक्व, एक जो परिपक्व अंडाशय होता है हमारे पौधे के अंदर, तो वो फल का निर्माण करता है ना। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें पुष्प के अंदर ही, तो ये फूल जो होते हैं उसके उपयोग, क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट के अंदर कि फूलों के उपयोग, यूजेस ऑफ फ्लावर, जैसे कि फूलों से माला बनाई जाती है, तो बेसिक सा पर्सन हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे फूलों से दवाइयाँ भी बनाई जाती है, जैसे गुलाब के फूल से बनाई जाती है, फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं, ठीक है, ओके, जैसे गुलाब, गेंदा, जीनिया के फूल से, फूलों से इत्र भी बनाया जाता है, जैसे गुलाब और चमेली के फूल से बनाया जाता है, फूलों को खाया भी जाता है। ऐसे कौन से फूल होते हैं जिनको खाया जाता है, ऐसे सीटेट में प्रश्न पूछा जाता है भाई, तो जैसे कचनार है, केला है, सहजन है, तुरई है और सीताफल है, इन सब के फूलों को खाया जाता है। लौंग केसर भी फूलों से ही प्राप्त होता है, जो लौंग होता है ना और केसर होता है वो फूलों से ही तो प्राप्त होता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, चमोली पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये है, ये भी सीटेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो वो है उत्तराखंड के अंदर। अगला प्रश्न हम लोग देखें, अगला पॉइंट हम लोग जो देखें तो वो है कुछ विशेष प्रकार के पौधे या पेड़। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई सीटेट के अंदर क्रोटन के बारे में क्वेश्चन है, केले के बारे में है, नेपेंथिस के बारे में क्वेश्चन है, तो क्रोटन क्या होता है ना, तो क्रोटन को हम लोग देखेंगे, यह पौधा बता देता है कि फसल को कब पानी चाहिए। इस पौधे को मुख्य फसल के साथ में लगाया जाता है, जैसे कि हमने कोई फसल बोई और हमने उस पौधे को साथ में लगा दिया, क्यों, क्योंकि भाई फसल तो अगर पानी उसके अंदर कमी पड़ रही है फसल के अंदर, तो वो तो थोड़ा सा हमें लगता है कि यार चलो दे देंगे, आज 10 दिन बाद दे देंगे, 1 हफ्ते बाद दे देंगे पानी, लेकिन हमें अगर ये वाला पौधा हमने उसमें मुख्य फसल के साथ लगा रखा है ना, तो ये जल्दी सिकुड़ जाता है, इसको पानी की ज़रूरत पड़ जाती है, पानी को बता देता, ये मिट्टी को बता देता है, या हमें बता देता है ये कि मिट्टी को पानी की आवश्यकता पड़ रही है, तो अभी हमें पानी दे देना चाहिए, जिससे फसल हमारी अच्छा खासी या हरी भरी हो जाएगी, ठीक है। तो इस पौधे की जड़ें जो होती है ज़मीन में ज़्यादा नीचे नहीं होती है, ऊपर की ओर ही होती है। जब इस पौधे के पत्ते मुरझाने लगते हैं तो पता लग जाता है कि फसल को पानी की ज़रूरत होती है। ओके, नंबर नेक्स्ट है हमारा केले के बारे में हम लोग देखेंगे ज़रा। केला पेड़ नहीं है, केला एक ट्री नहीं है, यह एक शाख है, मतलब एक हर्ब्स है, एक शाख है, घास है एक, क्योंकि इसका तना हरा और कमज़ोर होता है। केले के फल और फूल दोनों खाए जाते हैं, ये करके क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट है हमारा निपेंथिस या फिर घटपर्णी पौधा। निपेंथिस के बारे में, घटपर्णी के बारे में लगभग बहुत सारी बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है। यह कीट भक्षी कीड़े मकोड़ों को खाने वाला पौधा होता है। यह कीड़े मकोड़े के अलावा मेंढक को, चूहे को और छोटे जीवों को भी खा लेता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण तो होता है, लेकिन ये नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ना कीट मकोड़ों को खाता है या उनका शिकार करता है। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई यार क्या इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता क्या, जो सारे पौधे तो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, तो ये करता तो ये भी प्रकाश संश्लेषण ही है, लेकिन नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए काम करता है। यह एक लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्तीनुमा ढक्कन भी होता है, जैसे इस चित्र के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सेम होता है। इसमें खास खुशबू निकलती है जिससे कीड़े मकोड़े इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और इन्हें ये फंसा लेता है और इनका शिकार कर लेता है। ये भारत के मेघालय में और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया इत्यादि देशों में पाया जाता है ना, तो ध्यान रखेंगे नेपेंथिस। नंबर नेक्स्ट है रेगिस्तानी ओक, है ना। तो डेजर्ट ओक जो होता है ये, इसकी क्या खास बात होती है, यह ऑस्ट्रेलिया में या ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है ना। उसके बाद इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहराई में होती है, परंतु इनकी पत्तियां बहुत कम होती है, इनके ऊपर पत्तियां नहीं होती है ना, कम होती है। इसके तने जो होते हैं वो पानी जमा करते हैं। इसके तना जो होता है ना, जो इसका स्टेम होता है ना, वो पानी को जमा करता है। जब इस क्षेत्र में पानी की कमी हो जाती है तो यहाँ के निवासी जो होते हैं तने के अंदर पाइप लगाकर या पतला सा पाइप डालकर वहाँ से पानी निकाल लेते हैं। चाहे तो उसको पानी को पीने में यूज़ कर ले, चाहे उसको खाना बनाने में यूज़ करे। तो इस तरीके से उस तने के अंदर खोखला तना होता है तो उसके अंदर पाइप डाल दिया जाता है और उसमें से पानी निकाला जाता है, ठीक है। रेगिस्तानी ओक की ये क्वालिटी है। खेजड़े एक प्रकार का प्लांट है, खेजड़ी वृक्ष। यह भारत के रेगिस्तान एरिया में पाया जाता है ना।
इनकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, पहली बात तो है। इसकी पत्तियाँ, इसकी जो फली होती है ना, फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इसकी छाल की जो होती है ना, दवाइयाँ बनाई जाती है। तो ये तो सारा ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पौधा होता है हमारे लिए। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें तो तुलसी की हम लोग बात करेंगे। तुलसी का जो एक बॉटनिकल नेम भी पूछा जाता है एग्जाम में, सीटेट में, जहाँ पर जिसके बॉटनिकल नेम पूछे जाते हैं तो वो मैंने लिखे हुए उनके सामने ही। तो ओसीमम टैन्यूफ्लोरम जो है इसका एक नाम है, जो इसका बॉटनिकल नेम है। ये एक स्वास्थ्यवर्धक होता है, इससे चेचक की बीमारी नहीं होती, ऐसे करके पूछा जाता है। देखो ये पॉइंट जरा यहाँ पर, ये नीम वाले पॉइंट में चला जाएगा, है ना, जो जो मैंने बोला हुआ है ना, इसमें आ जाएगा। तो जो नीम है, नीम के बारे में हम लोग देखें तो एजाडी रेक्टा इंडिका इसका एक नाम है हमारा, जो बॉटनिकल नेम है। यह एंटीबायोटिक होता है, एंटी फंगल होता है, बायोटिक होता है। तो ये क्या है कि हम लोग कहते हैं कि फंगल जो होती है लग जाती है शरीर में, या बैक्टीरिया हो जाता है, या फिर कोई बीमारी हो जाती है, उनसे लड़ने की क्षमता देता है हमें नीम। यह शरीर को संक्रमण से बचाने की शक्ति भी देता है। और नीम जो होता है वो एक धूल के कणों को अवशोषित भी करता है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ओके, बरगद की हम लोग बात करेंगे। फाइकस बैंगनेलिसिस इसका जो एक नाम है, बॉटनिकल नेम है। और बरगद की मैं बात क्यों कर रहा हूँ सीटेट के एग्जाम के लिए, क्योंकि ये हमारा एक राष्ट्रीय पेड़, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसके तनों को सहारा देने के लिए ना शाखाएं निकली रहती है इसके तनों से, मतलब जो जड़ें निकली रहती है इसकी शाखाओं से, ठीक है, जिन्हें हम लोग स्तंभ जड़ें कहते हैं। ये तो मैंने पॉइंट अभी इससे पहले बताया था। आगे हम लोग देखें जरा, नागफनी, नागफनी के लेकर भी सीटेट ने कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कैक्टस प्लांट जिसे कहते हैं हम लोग, इस पौधे की पत्तियों में, जो पौधे की पत्तियां होती है ना, वो कांटों में बदल जाती है। मतलब इस अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैक्टस में क्या पत्तियां होती हैं, हाँ पत्ती होती है, लेकिन वो पत्ती किस में चेंज हो गई, रूपांतरित हो गई, वो कांटों में परिवर्तित हो गई, ठीक है। और इसका जो तना होता है ना, वो फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा, इसका तना करता है नागफनी का। ये ज़्यादातर इस कहाँ पर पाया जाता है, ये रेगिस्तानी या सूखे स्थानों पर, या फिर घरों में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रकृति की देन है, ये रेगिस्तानी वाले जगहों पर पाया जाता था। मैंग्रोव वन की मैं बात करूं, जिसे सुंदरी वन भी कहते हैं, सुंदरी पेड़ भी कहते हैं, ये दलदल वाली जगह पर पाए जाते हैं, जहाँ पर पानी को, जहाँ खारा पानी होता है, पहली बात तो ये है। और जैसे कच्छ का रण हो गया, सुंदर वन का डेल्टा हो गया, वहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं, तो मैंग्रोव वन कहते हैं, ठीक है। और सुंदरी वन कहाँ पर पाए जाते हैं, सुंदर वन के डेल्टा में पाए जाते हैं। तो सुंदरी वन किस प्रकार के होते हैं भाई, जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, जैसे ये हैं इस तरीके से, और उनकी जड़ें बाहर पानी के ऊपर भी आ जाती है ना, बाहर निकली रहती है, तो वो इस प्रकार के। एक जैट्रोफा या रतन जोत पौधा होता है, और इसके बारे में भी सीटेट कई बार क्वेश्चन देता है कि डीजल जो प्राप्त किया जाता है वो कौन से पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो जैट्रोफा या रतन जोत के पौधे से प्राप्त किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करें कुछ विशेष जानवरों के बारे में। अभी इससे पहले हमने बात करी आपसे कि कुछ विशेष प्लांट पौधों के बारे में। अब ये जो सीटेट में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, सम स्पेशल जो एक एनिमल्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, जिनकी क्वालिटी के आधार पर प्रश्न आते हैं। तो शेर, जिसे पैंथरल डियो कहा जाता है, इसका एक जूलॉजिकल नेम है ना, तो इसको जंगल का राजा भी कहा जाता है। इसकी आयु जो होती है ना, लगभग 14 साल होती है। शेर, पैंथरल डियो, इसका एक जूलॉजिकल नाम है, इसे जंगल का राजा कहा जाता है। पहली बात तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्वेश्चन आ जाता है कि जंगल का राजा किसे कहा जाता है, शेर को, बाघ को, चीते को, है ना, इनमें से तो शेर आंसर जाएगा हमारा। इसकी आयु कितनी होती है, लगभग 14 साल इसकी आयु होती है। यह अपनी मूंछों की मदद से ना शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में भी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। ऐसा जीव है, खतरनाक बिल्कुल, है ना। तो अपने कानों की मदद से ना यह शिकार को धीमे से धीमी आवाज को भी सुन लेता है। अगर कोई बहुत धीमा चल रहा है, हमें पता सामने शेर है, उसके बाद भी क्या करेगा, ये उसको पहचान लेगा, है, ये उसकी आवाज़ सुन लेगा। क्यों? क्योंकि ये ना अवश्रव्य ध्वनि तरंग जो होती है ना, 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि तरंग होती है, उनको भी सुन लेता है। अंधेरे में यह मनुष्य से लगभग 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। अंधेरे में भी ये मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा देख सकता है, तो उसका मतलब तो ये अंधेरे में भी अपने शिकार को ढूंढेगा। इसके बच्चे का वजन ना पैदा होने के से 1-2 किलो होता है, मतलब
हम लोग कहते हैं ना कि जैसे बच्चा इसका जन्म लेता है तो बच्चे के जन्म के टाइम पर इसका वजन कितना होता है, 1 से 2 किलो होता है। शेरनियाँ और बच्चे समूह में रहती हैं। शेरनी समूह की नेता होती है। ध्यान रखेंगे, खास बात यह है कि समूह में कौन कौन रहता है, शेर रहता है या शेरनी रहती है या उनके बच्चे और शेरनी रहती है। तो शेरनी और उनके बच्चे रहते हैं, शेर नहीं रहते हैं, ठीक है। और शेरनी जो होती है ना वही समूह की नेता होती है। शेर के नर बच्चे जो होते हैं ना 2-3 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। भाई 2-3 साल तक तो वो अपने समूह में रहेंगे, शेरनी के साथ रहेंगे, लेकिन जैसे वो 3 साल के हुए तो तब अपने समूह को वो छोड़कर सीधा नर की तरफ चले जाते हैं। जैसे नर होते हैं ना, मेल होते हैं। शेर अपने मूत्र की सहायता से अपने क्षेत्र इलाके की पहचान कर लेता है। जैसे कुत्ता होता है, शेर होता है, बाघ होता है, तीनों के तीनों कर लेते हैं। शेर की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है, ये भी बात आती है। नंबर नेक्स्ट हम लोग जीव देखें तो वो है बाघ। इसे कहते हैं पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है। तो इसका एक जूलॉजिकल नेम है। तो बाघ जिसे टाइगर कहा जाता है, ये हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल है। यह इसके शरीर पर ना पीली और काली धारियाँ होती है। इसका शरीर जो होता है वो अलग होता है शेर से, तो इसके शरीर पर पीली और काली धारियाँ होती है। इसकी आयु लगभग 26 साल होती है। देखो शेर की आयु कितनी थी, 14 साल, और इसकी आयु कितनी है, लगभग 26 साल। तो हम लोग कहेंगे ना कि लगभग डबल होती है शेर से बाघ की आयु। यह अपनी मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है, अंधेरे में भी एक रास्ता ढूंढ लेता है। जिस तरीके से हमारा शेर था वो क्वालिटी है इसमें बाघ में। यह भी अपने कानों की मदद से शिकार को धीमी धीमी आवाज़ को भी सुन लेता है। यह भी अंधेरे में मनुष्य से लगभग 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। इसके बच्चे का वजन पैदा होने पर आधा किलो या 1.5 किलो तक होता है। तो इसका बच्चे का वजन कम होता है अपेक्षा शेर की। तो शेर के बच्चे का वजन था हमारा 1 से 2 किलो, इसका है आधा से 1.5 किलो, है ना। बाघिन जो होती है ना, बाघिन और बच्चे समूह में रहते हैं और बाघनी समूह की नेता होती है, जिस तरीके से शेरनी होती है। बाघ के नर बच्चे 2 से 3 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं और इसकी दहाड़ भी कई किलोमीटर तक सुनाई देती है। नंबर नेक्स्ट जीव हम लोग देखें तो वो है हाथी। हाथी को अगर देखा जाता है, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। एलिफस मैक्सिमस जो इसका एक जूलॉजिकल नाम है हाथी का, और ये ना स्थल मंडल का, ये जो हमारा एक लिथोस्फीयर पार्ट है ना पृथ्वी का, है ना, उस लिथोस्फीयर या स्थल मंडल का सबसे बड़ा जानवर कौन है, हाथी है। इसकी आयु लगभग 70 साल होती है भाई, 70 साल। अभी शेर की आयु 14 साल, 26 साल किसकी थी, बाघ की आयु, और हाथी की आयु 70 साल है। इसका दिमाग काफ़ी बड़ा होता है, लगभग 5.5 किलो का, और मनुष्य का दिमाग कितने किलो का होता है, लगभग 1.4 किलो का, या फिर लगभग 1350 से लेकर 1400 ग्राम का होता है मनुष्य का दिमाग का वजन, है ना। इसका रंग जो होता है थोड़ा सा कत्थई या काला रंग होता है। अपने शरीर को ठंडा करने के लिए ना हाथी कीचड़ में खेलता है, ये करके भी प्रश्न आता है। एक दिन में ना बड़ा हाथी लगभग क्या करेगा, 1 क्विंटल 100 किलो से भी ज़्यादा पत्ते या झाड़ियाँ खा लेता है ना। इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। ये मांस नहीं खाएगा, है ना, इतना बड़ा जानवर है, इसे ये मांस नहीं खाएगा। इसके बच्चे का वजन ना लगभग 2 क्विंटल होता है। बच्चा जन्म ले रहा है, 2 क्विंटल का बच्चा। अब आप देख लो कितना वजन होता है इसके बच्चे में भी। हथनियाँ जो है बच्चे समूह में रहते हैं। हथनियाँ और बच्चे, हाथी नहीं, हथनियाँ और बच्चे समूह में रहते हैं। एक समूह में ना लगभग 10 से 12 जानवर होते हैं। 10 से 12 हाथी और हाथी के बच्चे और हथनियाँ होती हैं, 10 से 12। सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है ना वो समूह की नेता होती है। देखो ऐसे तो फीमेल कई सारी होगी इसमें, लेकिन सबसे जो बड़ी फीमेल होती है जिसकी एज ज़्यादा होती है वही समूह की नेता होती है ना। हाथी के नर बच्चे जो होते हैं 14 से 15 साल के बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। और देखो 2 से 3 साल बाद जो था वो शेर का भी और बाघ का बच्चा छोड़ रहा था। और हाथी के जो नर बच्चे होते हैं वो 14 से 15 साल बाद क्या करेंगे, समूह को छोड़ देंगे। जो फीमेल होती है वो अपनी माता के साथ रहेगी, खैर ठीक है। जो हाथी होता है बहुत कम सोते हैं, बस 2 से 4 घंटे सोते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। 2 से 4 घंटे सोते हैं ये, है ना। नंबर नेक्स्ट हम लोग जानवर देखेंगे कौन सा है, तो वो है गेंडा।
तो गेंडा जो होता है इसके बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। राइनोसिरोस इसका जो एक जूलॉजिकल नेम है। यह पृथ्वी के ऊपर ना स्थल मंडल जो लिथोस्फीयर होता है, यह दूसरा सबसे बड़ा जानवर होता है हाथी के बाद। हाथी फर्स्ट होता है सबसे बड़ा, और दूसरे नंबर का गेंडा होता है। इसकी आयु लगभग 50 साल होती है, और हाथी की कितनी थी? 70 साल। इसके सींग जो होते हैं इसके नाक के ऊपर होते हैं, जो नाक होता है ना, और उस नाक के ऊपर ऐसे सींग मुड़े हुए से होते हैं इसके, ऐसे, है ना। तो एक ये गेंडा जो होता है वो एक सींग वाला भी हो सकता है और 2 सींग वाला गेंडा भी हो सकता है, ठीक है। इसकी चमड़ी जो होती है ना, वो त्वचा वो काफ़ी मोटी होती है, लगभग 2 इंच तक मोटी होती है। इसका वजन लगभग कितना होता है? 1 टन होता है। 1 टन मतलब 1000 किलो। ओ भाई, बहुत ज़्यादा बैठ रहा है ना, 1000 किलो से भी ज़्यादा होता है। ये शाकाहारी होता है जो गेंडा होता है। और गेंडे के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क हमारे भारत में है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये असम के अंदर है। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें जीव, तो वो है जिराफ। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिराफ के ऊपर जो आता है कि यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे ऊंचा जानवर है। जो लिथोस्फीयर है ना, हमारा जो मिट्टी वाला भाग है, उस पर पाया जाने वाला सबसे ऊंचा जानवर जिराफ है। इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर तक होती है। इसकी ऊंचाई 5 मीटर मतलब 5 या 15 फीट के आसपास, अब आप देख लो इतनी ऊंचाई होती है। इसकी आयु लगभग 25 साल होती है। हाथी की कितनी थी भाई? वो थी 70 साल। गेंडे की कितनी थी? 50 साल। और जिराफ की कितनी है? 25 साल है ना। तो एक दिन में ना एक बड़ा जिराफ लगभग ना 45 किलो पत्तियाँ और घास खा लेता है। 45 किलो पत्तियाँ और घास खाता है। और हाथी कितना खा रहा था? लगभग 1 क्विंटल, है ना, 100 किलो के आसपास में, ठीक है। और यह जब ये चलता है ना, तो इसके एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ते हैं, है ना। ये क्वालिटी है इसके अंदर। यह बहुत कम सोता है, जैसे 1 घंटा या फिर 2 घंटा, है ना। जिस तरीके से हाथी था 2 घंटे के आसपास सोता है, 2 से, है ना। उसके अलावा इसी प्रकार से जिराफ भी जो 1 घंटा या 2 घंटे के आसपास सोता है। और जिराफ जो होता है एक शाकाहारी जीव है ना। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें सांप। सांप के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्या क्या है, जैसे कि इनके जो दांत होते हैं, ये इनके दांत तो होते हैं, लेकिन ये भोजन को क्या करते हैं? वो पूरा निगल लेते हैं, खाते नहीं है, चबाते नहीं है। तो इनके कान नहीं होते हैं, पहली बात ये। कान जब नहीं होंगे तो कैसे सुनेंगे? जमीन के कंपन जो हैं उनको महसूस करते हैं। जमीन के जो कंपन होते हैं ना, उनको महसूस करते हैं। ये मांसाहारी होते हैं, मांस खाते हैं, कीटों को खाते हैं, मेंढक को खाते हैं। ये अपने 2 खोखले दांतों का प्रयोग करके जहर को उगलते हैं, छोड़ते हैं। इसके काटने वाला जो जहर होता है ना, उससे ही इसके काटने की दवाई बनाई जाती है। जैसे सांप काटता है तो जो उसकी दवाई बनती है ना, तो वो उसके जहर से ही बनती है। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। सीटेट में क्वेश्चन आता है। एक तो नाग कोबरा जो है, एक दुबैया होता है, एक कुरैत होता है और एक अफाई होता है। ये वाले जो हमारे एक सांप होते हैं ना, ये जहरीले सांप होते हैं 4 प्रकार के हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। उसके अलावा कोबरा जो सांप होता है ना, वो घोंसला बनाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा सांप होता है जो घोंसला बनाता है? वो है कोबरा, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि वो कौन सा सांप होता है जो अंडे ना देकर बच्चों को जन्म देता है? तो बच्चों को जन्म देने वाला कौन सा सांप होता है? अब आगे हम लोग देखेंगे जरा कि अजगर सबसे लंबा जीव होता है या सबसे लंबा सांप होता है। इसकी लंबाई लगभग 30 फीट तक होती है। ये सबसे लंबा हमारा एक सांप होता है। सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो चूहे होते हैं ना, उनको खाता है। तो ये चूहों को खाता है, और चूहे क्या करेंगे भाई? फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इसे भी, और जो केचुआ होता है, दोनों को ना, सांप को और केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। सपेरों की जो जाति होती है ना, वो कालबेलिया होती है। आपने कभी सुना है? इसके आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि सपेरों की जाति क्या होती है? कालबेलिया होती है, उसे कालबेलिया कहा जाता है। और एक नाग फंगन होती है, जो एक आर्ट होती है हमारी, जो सांपों के चित्र बनाए जाते हैं, तो उसे नाग फुंगन कहा जाता है, उस चित्रकला को। आगे हम लोग देखें जरा, तो वो है मोर, ठीक है। मोर का जो एक बॉटनिकल जूलॉजिकल नेम है, वो एक जो अगला है हमारा मोर का जो जूलॉजिकल नेम है वो है पावोक्रिस्टेटस, है ना। तो ये इसका बॉटनिकल नेम है। मोर को हम लोग देखें, मोर हम लोग जो देखें,
ओके, अब हम लोग देखिए ज़रा मोर के बारे में कि इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो है पावो क्रिस्टेटस। यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके सिर पर एक मुकुट होता है, इसकी आयु लगभग 20 साल होती है, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है कि मोर की आयु या मोर के बारे में इनमें से सही कथन कौन सा है या नहीं है, ऐसे करके। यह हर साल अपने पंखों को छोड़ता है, फिर नए पंख, जैसे सांप अपनी कांजली उतार देता है फिर नई कांजली आ जाती है उसके, तो यह हर साल अपने पंखों को छोड़ देता है। और ये सर्वाहारी होता है, मांस भी खाता है, घास भी खाता है, कीटों को भी खाता है, ठीक है। तो ये सर्वाहारी होता है। चिंपैंजी, ओके, अगर इसके बारे में देखेंगे ना तो ये तो सबसे होशियार जानवर है हमारा, ठीक है। तो जैसे इसका जो नाम है वो है पैंट्रोग्लोटाइड्स, है ना, इसका एक जूलॉजिकल नाम जो है, यह सबसे होशियार जानवर माना जाता है। ये समूह में रहते हैं, इसमें 30 से लेकर 80 सदस्य होते हैं। कई सारे चिंपैंजी आपस में रहते हैं। समूह का मुखिया सबसे बड़ा नर होता है। इसकी जो आयु होती है वो 50 साल होती है, लगभग 50 साल जो होती है वो चिंपैंजी की आयु। ये भी सर्वाहारी होता है मनुष्य की तरह, ठीक है, सब कुछ खाता है। ओके, हम लोग नेक्स्ट देखें इसमें तो वो है केचुआ। केचुआ जो है अर्थवॉर्म जिसे कहा जाता है, यह रेंग कर चलने वाला जीव होता है। यह भूरे रंग का होता है। इसकी आयु लगभग 8 साल तक केचुआ जीवित रहता है। भाई ध्यान रखेंगे, इसकी लंबाई 14 इंच तक होती है। ये बारिश के मौसम में भी जमीन पर आ जाता है। ये मतलब ये जब बारिश होती है ना, तो बारिश के टाइम पर ये वैसे तो जमीन के अंदर रहता है ना, तो लेकिन जब बारिश होती है जमीन के ऊपर बाहर आ जाता है, ठीक है। ये भी किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि मिट्टी को ये भुरभुरा करता है, मिट्टी को उखाड़ता है, अंदर की मिट्टी को बाहर लाता है, और जो अंदर के जो मिनरल्स थे, है ना, जो खनिज पदार्थ थे, वो सारे के सारे ऊपर आ जाते हैं और उससे फसल को फ़ायदा होता है। फसल इसमें बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी हो जाती है, फर्टाइल मिट्टी हो जाती है, जिससे फसल हमारी अच्छी हो जाती है, इसीलिए इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखें स्लोथ। बड़ा अच्छा एक जीव होता है ना, बहुत ही खूबसूरत कहा जाता है इसको, ऐसे करके टेडी बियर टाइप का, है ना। तो स्लोथ जो है हमारा, इसके नाखून ना बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो ये भालू जैसा जानवर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जीव होता है जो भालू जैसा दिखाई देता है, रात्रिचर होता है, दिन में सोता है, लगभग 18 घंटे सोता है, 18 घंटे, है ना। ये पेड़ पर उल्टा लटका रहता है और सोता रहता है। इसकी आयु लगभग जो होती है वो 40 साल होती है, 40 ईयर होती है। यह एक अच्छा तैराक भी है, जब ये पानी में गिर जाता है तो ये एक अच्छा खासा तैर भी सकता है, ठीक है। ये पेड़ों के पत्ते खाता है और कीड़ पकौड़ों को भी खाता है, तो मतलब ये सर्वाहारी होता है, ठीक है जी, जो स्लोथ होता है। नंबर नेक्स्ट है हमारा डॉल्फिन। डॉल्फिन के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे जो डॉल्फिन क्या होती है, एक स्तनधारी है या अंडे देती है, ये बच्चों को जन्म देती है, वही है ना, क्योंकि ये पानी में रहती है, मछलियों की तरह होती है, तो मछलियाँ तो अंडे देती है, लेकिन ये मछली की भांति अंडे नहीं देती है, तो यह पानी में रहती है, यह स्तनधारी है। स्तनधारी उसे कहते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। यह फेफड़ों की मदद से सांस लेती है जब ऊपर आ जाती है, नहीं तो जब पानी के अंदर होती है तो तब तो ये अपनी गिल्स का, है ना, वाताक जिसे कहते हैं उसका प्रयोग करती हैं, और जिस समय ये ऊपर की ओर उछल रही है, जैसे ये है ना, ऊपर की ओर उछल रही है, तो ये उस समय सांस लेने के लिए, मतलब ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर आती हैं और फेफड़ों से सांस लेती है। इसकी आयु लगभग 50 साल होती है, जिस प्रकार से अभी हम लोग बात कर रहे थे ना अभी, तो जैसे अलग अलग जीवों की आयु हम लोग देख रहे हैं, तो इसकी आयु जो है वो 50 साल है। अंधी जो डॉल्फिन जिसे सुसु कहा जाता है, भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। आपने कभी सुना होगा ना कि डॉल्फिन, हमारी जो गंगा डॉल्फिन है ना, गंगा डॉल्फिन जो होती है पश्चिम बंगाल और बिहार वाला एरिया है, वहाँ पर पाई जाती है हमारी एक वो जो सुसु या फिर एक गंगा डॉल्फिन, वही हमारे भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह बुद्धिमान होती है और मनुष्य के साथ जल्दी घुल मिल जाती है, अच्छे से बिल्कुल दोस्ती कर लेती है ना। व्हेल के बारे में, या ब्लू व्हेल के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह पानी में रहती है परंतु स्तनधारी होती है, क्योंकि यह बच्चे को जन्म देती है, जिस प्रकार से अभी हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, डॉल्फिन के बारे में। तो ब्लू व्हेल जो है वो पृथ्वी की सबसे बड़ी जानवर है, मतलब हमारी इस पृथ्वी पर ना सबसे बड़ा जानवर अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए पानी में और स्थल दोनों को मिलाकर, तो वो होगी ब्लू व्हेल। नहीं तो अगर स्थल का पूछा जाए जो लिथोस्फीयर पर रहता है, मिट्टी वाले भाग पर, वो है हाथी,
ठीक है, ये फेफड़ों से सांस लेती है, इसकी आयु लगभग 90 साल होती है। और इससे पहले जो डॉल्फिन की हम लोग बात कर रहे थे उसकी आयु 50 साल थी, तो इसका मतलब ब्लू व्हेल जो होती है वो उससे भी ज़्यादा टाइम तक जीती है। नेक्स्ट हम लोग जीव को देखेंगे तो वो है हमारा पेंगुइन और शीत निंद्रित जीव। तो पेंगुइन जो होते हैं हमारे, ये न उड़ने वाले पक्षी होते हैं। देखो ऐसे पक्षी कौन से होते हैं जो नहीं उड़ते हैं, है ना, और जो तेज दौड़ते हैं, तो वो तो अभी हमने बात करी थी शुतुरमुर्ग और हमारा क्या था, एक तो एमू। लेकिन ये क्या है कि ये न उड़ने वाली है, ये भी ऐसे चलते हैं, तैरते भी हैं, ये पानी में तैर भी सकते हैं, चलते भी हैं, बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं, ये अंडे देते हैं। पेंगुइन अंडे की देखभाल करता है, जो नर पेंगुइन होता है ना वो अंडे की देखभाल करता है, और समूह में रहते हैं। ये बहुत सारे लोग आपस में मिलकर रहते हैं एक दूसरे के साथ में, इनके अंदर एक सामाजिकता पाई जाती है। शीत निंद्रा अगर मैं बात करूं, जिसे हाइबरनेशन के नाम से भी जाना जाता है, तो शीत निंद्रा वाले ऐसे जीव जो ठंड के मौसम में दिखाई नहीं देते हैं, जो छिप जाते हैं, अपने अपनी जगह पर चले जाते हैं और गर्मी के टाइम पर ये वापस आ जाते हैं, जैसे सांप हो गया, पिच्छू हो गया, छिपकली हो गया और या फिर भालू हो गया। ठीक है, तो ये शीत निंद्रित होते हैं। तो ये थी आज की हमारी एक विशेष क्लास जो सजीवों पर आधारित थी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।